एटॉमिक मॉडल। आज यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं। देखो तुम लोगों के पास प्रॉपर जगह है ना? इतने में आ जाएंगे? अच्छा, हम कुछ आपको यहीं पे कुछ एटॉमिक मॉडल लिखाना चाहते हैं। देखो ऐसे ऐसे लिख पाओगे? अरे नीचे दूसरी चीज लिखानी है। हाँ, ऐसे 6 एरो लगाओ पहले। ऐसे लगाओ। ठीक है, पहला लिखो। पहला पहला कौन सा है? थॉमसन मॉडल। अच्छा, दूसरा कौन सा है? बता बेटा। रदरफोर्ड मॉडल। लिखो लिखो लिखो। ठीक है, उसके बाद तीसरा लिखो। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव इसके द्वारा बताया गया। हाँ लिखो। ईएम वेव, इसी लुक को हम लोग क्या बोलते हैं? ईएम वेव। ईएम डब्ल्यू, ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगला लिखो बेटा, लिखो प्लैंक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इसको ऐसे लिख लेना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। चौथा लिखो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अगला लिखो। अब अगला कौन सा है? लिखो बोर, BOHR। लिखो बोर मॉडल। अगला कौन सा है? बोर मॉडल। 6 नंबर पे लिखो हाई। कभी नाम आपने सुना है डी ब्रॉगली? हाँ लिखो। अगला लिखो इसके बाद, लिखो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। क्या लिखोगे? तो और लिखाना हमको आ जाएगा। तुम लोग जगह बनाए थे क्या? अच्छा, 2 और लिखाना है। बताओ, 2 और बढ़ गए। 2 और लिखो इसमें। अगला लिखो डी ब्रॉगली के बाद, डी ब्रॉगली के बाद लिखो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। और ये कौन सा है? 7। लास्ट लिखो। देखो जगह मिल रही प्रॉपर। हाँ, लास्ट में लिखो लास्ट क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। थोड़ा सा सुंदर लिखना। हमने 6 बोले थे, हो गए 8, लेकिन हम क्या करें? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। और इसी के आगे लिख लेना, हम लोग यहां क्या पढ़ेंगे? क्वांटम नंबर।
इस तरीके से आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इतना ही पढ़ना है ना, बस। अब आपको देख लो, यही मेन हेडिंग है। एटॉमिक मॉडल के नाम पे बस इतनी ही थ्योरी है। क्लियर है? जिनमें से हम पहले 3 थ्योरी पढ़ेंगे। अब देखो, बोर के पहले रदरफोर्ड का जब मॉडल आया, रदरफोर्ड के मॉडल के बाद में कौन आए? रदरफोर्ड के बाद कौन सा मॉडल आया? कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये थ्योरी आई। उसके बाद कौन आया? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आई, है ना। फिर आए बोर, फिर आए बोर। क्लियर है? तो आज हम लोग पहले क्या शुरुआत करेंगे? थॉमसन मॉडल। पहला कौन सा है? थॉमसन मॉडल। अच्छा, अब ये सबको समझ आ गया? ये हमने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है पूरे चैप्टर का कि हमको किसके बाद क्या क्या पढ़ना है। चलेगा, सबसे पहले हम लोग चलते हैं किसके मॉडल पे? थॉमसन मॉडल। इनका मॉडल बड़ा मजा किया था, लेकिन अब था तो था, है ना। तुमने तरबूज देखा है? तरबूज, वही सीजन है, चल रहा है ना। तरबूज को अच्छा ऐसे देखो, अब जरा ध्यान से देखना। जैसे मान लो तुमने ये लिया तरबूज, ये तरबूज है, ये ऊपर ऐसे लगा दें जैसे समझ में आएगी, ये ऊपर वाला भाग है। तरबूज लिया और तरबूज को तुमने बीच से काट दिया, है ना। अच्छा, जब बीच से काटा तो आपको नहीं लग रहा कि आपका तरबूज कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। अच्छा, तरबूज में क्या होगा? रेड पल्प होगा, है ना, रेड पल्प होगा। और इसमें क्या होगा? बीज भी होंगे, है ना। चलो, और ये ऐसे क्या है? इसमें एम्बेडेड धसे हुए क्या है? सीड या क्या है? बीज इसमें धसे हुए हैं। ये मॉडल किसका था? थॉमसन मॉडल। अच्छा, अब देखो इनसे गलती क्या हुई। इन्होंने कहा जो रेड पल्प है वो पॉजिटिव चार्ज है ना। क्या इन्होंने कहा? जो रेड पल्प है वो क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। जो ये एम्बेडेड सीड है ये निगेटिव चार्ज है ना। अच्छा, ये पॉजिटिव चार्ज ये क्या है? ये आपका क्या है? बताओ बेटा। रेड पल्प, PULP लिखा है बेटा, रेड पल्प, है ना। जो तरबूज का लाल वाला हिस्सा है वो पूरा क्या है? पॉजिटिव चार्ज। और जो उसमें सीड धसे हुए हैं वो क्या है? नेगेटिव चार्ज। अच्छा, नेगेटिव चार्ज वाले कौन है? इलेक्ट्रॉन, है ना। और पॉजिटिव चार्ज वाले कौन है? प्रोटॉन। यानी थॉमसन के मॉडल के हिसाब से हमारा इलेक्ट्रॉन चल नहीं रहा है, रुका हुआ है, धंसा हुआ है। अरे कोई चीज एम्बेडेड है, धसी हुई है, तो ये मूव थोड़े ना कर रही, है ना। अब बताओ, बोर का इनका थॉमसन का मॉडल फेल हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, फेल होने का कारण क्या है? इन्होंने कहा कि पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जबकि पॉजिटिव चार्ज कहां होता? न्यूक्लियस के अंदर, है ना। इसका मतलब वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, वो किसी एक जगह पे कंसंट्रेट होता है ना, किसी एक जगह पे होता है। क्लियर है? और दूसरी बात इन्होंने कहा कि ये जो सीड है धसे हुए, इनको आप मान लो इलेक्ट्रॉन, तो देखो फिर मॉडल फेल। क्यों? इलेक्ट्रॉन हमारा रुका हुआ नहीं होता है, वो घूमता है किसके चारों तरफ? न्यूक्लियस के चारों तरफ, है ना। तो देखो, अब देखो हमने तुमको पूरा मॉडल ऐसा करो, एक तरबूज यहां बना लो। तरबूज के लिए थोड़ी जगह ज्यादा ही हो गई है, इसमें तरबूजे खाली बनाना था, है ना। बना लो। अच्छा तुम लोग, फिर आगे हम तुम्हें पढ़ा दें। और इनके थ्योरम कुछ खास है नहीं, बस इन्होंने जो कोशिश की हमने आपको बता दिया। थॉमसन का ये एटॉमिक मॉडल तो फेल हो गया, लेकिन थॉमसन को नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में। क्लियर है? थॉमसन का ये एटॉमिक मॉडल तो फेल हो गया। अच्छा, फेल होने का कारण क्या है? बताओ क्या कारण है? हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारा एक जगह रुकता नहीं है, इलेक्ट्रॉन हमारा घूमता है। और अकॉर्डिंग टू थॉमसन इलेक्ट्रॉन हमारा कैसा है? धसा हुआ। तो बताओ ये बात गड़बड़ है ना भाई। जब तक इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा, न्यूक्लियस और सराउंडिंग सेल आपस में एक दूसरे के अट्रैक्शन में आएंगे नहीं, तो हमारा एटम स्टेबल होगा नहीं। क्लियर है? लेकिन देखो, इन्हीं को फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था और इनका एटॉमिक मॉडल तो हो गया फेल, है ना। चलो अच्छा, इसको बना लिया बेटा, आगे बढ़ें। चलो अच्छा, इसको बना लो, ये लिख लो रेड पल्प, है ना।
और इसको सीड लिखो, सीड को क्या लिखोगे, निगेटिव चार्ज। रेड पल्प क्या है, पॉजिटिव। देखो अब हम लोग इनके हिसाब से देखो एटॉमिक मॉडल को इनकी निगाह से देखते हैं, इन्होंने एटॉमिक मॉडल को कैसा बताया, है ना। तो चलो पढ़ते हैं। जे थॉमसन वाज द फर्स्ट टू प्रपोज डिटेल्ड मॉडल ऑफ एटम। पहली तो लाइन ये याद रखना, है ना। जे थॉमसन क्या थे, पहले जिन्होंने किसके विषय में जानकारी दी, डिटेल जानकारी किसकी दी है, एटॉमिक मॉडल की। भले वो फेल हो गया, खैर कोई बात नहीं। देखो बेटा, थॉमसन प्रपोज दैट एन एटम कंसिस्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज in which the electron are distributed more or less uniformly। क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखो, अब यहां से देखना, दिस मॉडल ऑफ एटम इज नोन एज, देखो क्या लिखा, प्लम पुडिंग मॉडल। दूसरा क्या लिखा, रेजिन पुडिंग मॉडल। इसका मतलब समझ रहे हो, है ना। ऐसे समझो, जैसे तुमने केक देखा, केक, या हलवा देखा, हलवा, है ना। जैसे ऐसे हलवा है और उसी पे ऐसे बेर, रेजिन मीन्स क्या होता है, किसमिस, है ना। या तो प्लम क्या होता है, बेर बेर बेर, है ना। जैसे ऐसे हलवा है, जैसे मान लो थाली में हलवा रखा है और उसी में ऐसे आपने बेर ऐसे से एम्बेडेड कर दिए, धसा दिए, या आपने बेर की जगह क्या धसा दिया उसमें से, किसमिस। ऐसा मॉडल था किनका, इनका। जैसे प्लम पुडिंग का मतलब क्या है, प्लम पुडिंग का मतलब क्या है, जैसे चाहे पुडिंग को केक मान लो और चाहे पुडिंग को हलवा मान लो, ठीक है। जैसे हलवे के ऊपर, अच्छा केक देखते हो, केक, यू नो केक, केक के ऊपर देखते हो अजीब सी चीज ऐसे धसी हुई होती है ना। वो चेरी टाइप का लगा नहीं होता है, वो धसा हुआ होता है। उस चेरी को तुम मान लो इलेक्ट्रॉन है, और जो पूरा आपका केक है उसको मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है। ऐसा मॉडल किसका था, थॉमसन का। तो देखो, अच्छा बताओ, प्लम पुडिंग का मतलब क्या समझे, जैसे हलवा है या केक है, उसके ऊपर क्या धसे हुए हैं, बेर। ये ऐसा इनका मॉडल था। या आप कैसे कह सकते हो, रेजिन पुडिंग मॉडल, जैसे हलवे के क्या धसा है, हलवे के अंदर ऐसे क्या, किसमिस। या आप केक के अंदर क्या मान लो, क्या धसा हुआ है, अरे जैसा ये मान लो ये तुम्हारी बड़ी सी एक थाली है, थाली, हाँ देखो, जैसे मान लो एक बड़ी सी थाली है, थाली मान लो ये थाली है बड़ी सी, इसमें ये हलवा भरा हुआ है, ये क्या भरा हुआ है, हलवा भरा है, या इसको केक मान लो, और इसमें आपने बताओ क्या, इसमें क्या धसा दिए हैं, ये देखो किसमिस या बेर मान लो। क्लियर है, ऐसा मॉडल था। आप इसी को नहीं कह सकते हो, इसी को दूसरा नाम आप क्या देख सकते हो, वाटरमेलन मॉडल, है ना, तरबूज मॉडल। और तरबूज में क्या होता है कि जब तरबूज को काटोगे तो रेड पल्प होता है और उसी के अंदर ये ब्लैक ब्लैक क्या होते हैं, सीड भरे हुए होते हैं, है ना। तो इनके ये 3 मॉडल हैं, इनके नाम याद रखना। अच्छा, प्लम पुडिंग मॉडल को क्या आप समझोगे, जैसे हलवे के अंदर बेर धसा हो, है ना। रेजिंग पुडिंग मॉडल को क्या मानोगे, जैसे हलवे के अंदर किसमिस धसी हो। हलवा ना कहना तो केक कह लेना, केक, है ना। हाँ, पता लगे तुमको हलवा मालूम नहीं है, ठीक है। हलवा तब आदमी को मालूम होता है जब उसके दांत वांत गिर जाते हैं, तो थोड़ा सा इस टाइप का फूड आ जाता है, नहीं समझ रहे हो। जैसे मान लो जिसको दांत नहीं है सही से, वो क्या करेगा, वो हल्का वैसा भोजन करेगा ना जिसमें दांतों का इस्तेमाल ना हो या कम से कम हो। ठीक है भैया, आगे जरा ध्यान से देखो। जे थॉमसन इन 1898 प्रपोज दैट एन एटम पोजेस अ स्फेरिकल शेप, कैसा, गोल शेप, ठीक है, इन विच द पॉजिटिव चार्ज, ये जरा अंडरलाइन कर लेना, पॉजिटिव चार्ज इज क्या लिखा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। देखो यही बात इनके जीवन की सबसे खराब बात हुई, जबकि पॉजिटिव चार्ज कहां होता है, न्यूक्लियस के अंदर, ना कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लियर है, देखो यहीं से इनका फेल होने का सिलसिला शुरू, ठीक है। और दूसरी बात क्या बोल गए, द इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड, एम्बेडेड मतलब धसे हुए,
into in it such a manner as to give the most stable electrostatic arrangement. पहली बात तो ये गलत कह गए और दूसरी बात फिर गलत कह गए और इस तरीके से इनका मॉडल हो गया फेल. क्लियर है? तो आगे जरा बचा है, देखो क्या लिखा, मेनली डिफरेंट नेम ऑफ दिस मॉडल. जैसे कौन से नाम इनके दिए गए, जैसे प्लम पुडिंग मॉडल, रेजिन पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल. ये इनके मॉडलों के नाम रहे. समझ आ गया होगा? क्यों बेटा? आगे बढ़ा जाए. ये आप वाटरमेलन बना लेना, है ना. अब इनके देखो क्या है ड्रॉबैक्स, है ना, इनकी खामियां, इनकी कमियां इस मॉडल की क्या क्या थी. जरा पहली लाइन पढ़ो, क्या लिखा है. पहला, an important drawback of this model is that the mass of atom is considered to be evenly spread over that atom. बताओ, है ना. पहले इनकी खामी पकड़ में आ गई कि नहीं? क्लियर. अच्छा दूसरा देखो, नंबर 2 लिखा, इट इज अ स्टैटिक मॉडल. इट इज अ स्टैटिक मॉडल, है ना. अच्छा किसी ने आपसे पूछ लिया स्टैटिक मॉडल किसने दिया? थॉमसन ने. एक यहां से भी सवाल बन सकता है, इनकी कमी ही इनका सवाल भी बन सकता है. क्लियर है? अच्छा इनके हिसाब से क्या है भाई, जब पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसमें इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं, कोई चल ही नहीं रहा है, तो मॉडल का नाम क्या है? स्टैटिक मॉडल. कौन सा मॉडल? स्टैटिक मॉडल. और यही स्टैटिक मॉडल कहना ही इनकी खामी हो गई, इनकी मॉडल की कमी हो गई. क्लियर है? लिखा है इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. बताओ, स्टैटिक मॉडल कहने से आप समझ नहीं पा रहे हो कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इन्होंने क्या रखा है? रोक. इनके हिसाब से क्या है? रुका हुआ. जबकि इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए? हर समय न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमना चाहिए. क्लियर है? तो बताओ स्टैटिक मॉडल किसने दिया? थॉमसन ने. इनके हिसाब से इलेक्ट्रॉन चल रहा है कि रुका हुआ है? रुका हुआ है. ठीक है भैया, चलो. इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम. ये क्या नहीं बता पाए? स्टेबिलिटी ऑफ एटम. तो एक बार जरा पूरा थॉमसन मॉडल पढ़ लो. एक मॉडल खत्म, एक मॉडल खत्म. क्लियर है? यहां पे सारे बच्चे 2 बातें लिख लें, यहां पे नोट करके 2 बातें लिख लो. अच्छा बताओ, एटम बड़ा कि न्यूक्लियस? एटम बड़ा कि न्यूक्लियस? अरे एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है ना, तो एटम क्या होगा? बड़ा, और न्यूक्लियस क्या होगा? छोटा, है ना. तो बताओ ये हमने क्या लिखा? रेडियस ऑफ एटम. लिखो, लिखो रेडियस ऑफ एटम, लिखो रेडियस ऑफ एटम. ऐसे छोड़ दो. फिर लिखो रेडियस ऑफ, ये क्या लिखा है? न्यूक्लियस. रेडियस ऑफ न्यूक्लियस. ठीक है. रेडियस ऑफ एटम के आगे लिखो 1 एंगस्ट्रॉम. लिखो लिखो. रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का आगे लिखो 1 फर्मी. क्या लिखा? रेडियस ऑफ एटम क्या है? 1 एंगस्ट्रॉम. अच्छा 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? 10 की पावर -10 मीटर, है ना. अच्छा फर्मी क्या होता है? 10 की पावर -15 मीटर. ये याद कर लो. आज के बाद सारे बच्चों को ये बात याद होनी चाहिए. क्लियर है? अब देखो जरा ध्यान से देखो, ये दोनों बातें याद होनी चाहिए. एटम देखो. अच्छा एक बात बताओ, 10 की पावर -15 बड़ा कि 10 की पावर -10? 10, है ना. हाँ भाई, पावर निगेटिव में जितनी कम होगी उतनी ज्यादा है ना, और जितनी ज्यादा होगी उतनी कम है. तो ये देखो, आप देखो ऐसे सोच लो ना, एटम बड़ा, एटम के अंदर ही तो न्यूक्लियस होता है, तो एटम का रेडियस बड़ा होगा, न्यूक्लियस का रेडियस छोटा होगा. अच्छा मान लो कल को तुम भूल गए तो याद कैसे रहेगा? तो आ से आ मिलाओ, ए से ए मिलाओ. क्या हमने बोला?
ए से ए मिलाओ। देखो ये लिखा एटम और ये लिखा एंगस्ट्रॉम, ए से ए मिलाओ। ये मतलब थोड़ा सा लॉन्ग टाइम के याद करने के लिए है, मतलब तुम्हें लगता है ऐसे याद रहेगा तो ठीक है। ए से ए मिलाया यानी एटम का रेडियस 1 एंगस्ट्रॉम है, और 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब कितना है 10⁻⁻10 मीटर। तो बताओ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इससे कम होगा ना, वो कितना है 1 फर्मी। 1 फर्मी कितना होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो चलो यहां से ये बातें हो गई खत्म। अब दूसरा प्यारा सा मॉडल आया, किसका, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। ठीक है, तो एक बार थॉमसन मॉडल देख लिया। अच्छा थॉमसन के लिए लिखोगे क्या एक बात, चलो एक थॉमसन में एक लाइन लिख लो, नोबेल प्राइज वाली बात करते बेचारे है ना, दुखी हो गए। एक लाइन लिख लो वहीं कहीं, क्या है हमारा मॉडल तो बेकार हो गया, कुछ तो अच्छी बात लिखवाओ। तो थॉमसन मॉडल में एक बात लिखो, ये बेटा एनसीईआरटी की लाइन है, कुछ दाहिने बाएं से नहीं चल रहा। ये देखो इनको बेचारों को नोबेल प्राइज दिया गया, समझ में आ रहा। चलो लिखो आगे, लिखो लिखो अलग से लिखना, लिखो थॉमसन वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स। किसके लिए, फॉर फिजिक्स इन 1906 1906। for his theoretical and experimental investigation on the conduction of electricity by gases ठीक है भैया। चलो इस तरीके से इनकी बात होती है समाप्त। ठीक है, अब हम लोग किसके मॉडल में आ रहे हैं, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। क्लियर है, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। चलो इनके मॉडल को बनाते हैं। देखो चलो ये एक मान लो कोई एक चीज है ये रखी हुई, ये कोई एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ये क्या है, कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, और इसको बना लो ये मान लो एक कोई लेड प्लेट है ना, ये क्या है एक लेड प्लेट है। क्लियर है, और यहां पे ठीक बना है, इससे बढ़िया हमसे बन भी नहीं पाएगा। बना बेटा इसको, बनाओ बनाओ, तुम लोग थोड़ा सुंदर बनाना है ना। अब पता लगे टोटल कॉपी ना मार देना कि हमसे टेढ़ा मेढ़ा बनना है, तुम ही टेढ़ा मेढ़ा बना देखो, ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं होता, तुम थोड़ा सुंदर बनाओ। थोड़ा इसको नीचे कर दें, वो वाला वैसे बना लो, इसको थोड़ा नीचे कर दें, नहीं तो सीधा नहीं जा रहा है। बनाओ बेटा इसको, और हाँ यहां पे तुम लोग ये ऐसे बना लो, ये क्या है गोल्ड फॉइल है, ये क्या है गोल्ड फॉइल है ना,
अच्छा फॉइल तो समझते हो ना, शीट, और बहुत पतली उसका नाम क्या होता है? शीट यदि मोटी हुई तो फॉइल नहीं हुआ, बहुत पतली हुई तो वो फॉइल हुई, है ना। चलो बनाओ इसको, ठीक है। अच्छा ये क्या रखी गई है, इसको कहीं लिख लेना, इसको मेंशन कर लो, ये क्या है? गोल्ड फॉइल। अच्छा इसकी थिकनेस बताओ। हाँ हाँ, 100 नैनोमीटर। इसकी थिकनेस कितनी है? 100 नैनोमीटर। क्लियर है, बना लो इसको। अच्छा एक बात बताओ, ये हमने क्या बोली, गोल्ड फॉइल है, ये क्या है? गोल्ड फॉइल। अब ये कोई मटेरियल है ना, गोल्ड फॉइल कोई मटेरियल है ना, तो ये मटेरियल किससे मिलके बना होगा? एटम से मिलके बना होगा। इसका मतलब क्या है, इस गोल्ड फॉइल के अंदर बहुत सारे क्या हैं? एटम हैं। बहुत सारे इसके अंदर क्या है? एटम है। बहुत सारे क्या है इस गोल्ड फॉइल के अंदर? क्या है? एटम। अरे एटम से ही तो मटेरियल तैयार होता है। अल्टीमेट पार्टिकल कौन होता है? मैटर का अल्टीमेट पार्टिकल एटम। कोई भी सब्सटेंस है तो अल्टीमेट पार्टिकल क्या होगा? है ना। तो इसके अंदर बहुत सारे एटम भरे हैं। क्लियर है। और अब हमने क्या किया, यहां से अल्फा पार्टिकल, अच्छा अब इसको तुम पहले एक बात लिखना तब अल्फा पार्टिकल लिखो। ये है सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये क्या है? सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। इसका मतलब ये कोई एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। इसका मतलब ये क्या है? एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अच्छा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का मतलब क्या है? ये कोई एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना। जैसे रेडियम, है ना। अच्छा रेडियम कहां आता है बताओ बेटा? सेकेंड ए में, सेकेंड ए में, एस ब्लॉक सेकेंड ए में सबसे नीचे आता कि नहीं आता है? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, राजी मतलब आरे, ये क्या है ना। ठीक है। अच्छा तो इसके लिखो, जैसे क्या लिख सकते हो? आरे, प्लूटोनियम, ऐसा कोई भी आपका रेडियो एक्टिव मटेरियल हो, लिखो बेटा। क्लियर है? ठीक है। अच्छा ये कौन सी स्क्रीन होती है? ये कौन सी स्क्रीन है? हाँ हाँ, ZNS। ठीक है। इसको जिंक स्क्रीन बोलोगे। इसके ऊपर किसका कोट लगा होता है, किसका लेप लगा होता है? ZNS, जिंक सल्फाइड, है ना। अच्छा ये क्या करता है? ये क्या करता है? वेरी गुड, 10th में तुम पढ़े नहीं क्या? इसका काम क्या है? अच्छा चलो खैर कोई बात नहीं। अच्छा इसके अंदर एक मटेरियल की कोटिंग होती है अंदर। अच्छा इस अंदर वाले मटेरियल की कोटिंग का नाम बताओ। चमकने वाला, चमकने वाला फ्लोरिसेंट मटेरियल। तो इसको लिखो, ये कौन सा मटेरियल है? लिखो फ्लोरिसेंट मटेरियल, लिखो फ्लोरिसेंट मटेरियल। अच्छा फ्लोरिसेंट मटेरियल का काम क्या होता है? इस पे यदि कोई चीज टकराएगी तो ये चमकेगा। लिखो फ्लोरिसेंट मटेरियल। और इसको लिख लेना, ये क्या है? ZNS स्क्रीन। और अंदर वाला कौन सा सब्सटेंस है? फ्लोरिसेंट, फ्लोरिसेंट मटेरियल। ठीक है, लिख लो भैया। अच्छा ये क्या है? ये क्या है बताओ? ये दोनों क्यों क्या लगाई गई हैं बताओ बेटा? ये क्या है? लेड प्लेट। अच्छा लेड प्लेट का काम क्या है?
कि जो यहां से अल्फा पार्टिकल निकले वो सीधे जाएं। जैसे मान लो यहां से क्या निकला, अल्फा पार्टिकल निकला, वो अल्फा पार्टिकल यहां से क्या हुआ, ऐसे निकला और सीधे चला गया। क्लियर है? यदि हम देखो, ये क्या होता है, एक स्लिट होता है। स्लिट का मतलब क्या होता है, एक छेद होता है ना। तो जैसे ये एक कोई लेड की प्लेट है, जैसे मान लो ये एक कोई लेड की प्लेट रखी है और इसमें हमने बीच में छेद कर दिया, है ना। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? स्लिट क्यों लगाई जाती है? क्योंकि वो चीज सीधी जाए। क्लियर है? अब ध्यान से देखो बेटा, इस स्लिट से क्या होगा, अल्फा पार्टिकल सीधे निकलेंगे, है ना, और सीधे निकलने के बाद आएंगे इससे टकराएंगे, है ना। ये बताओ, अल्फा पार्टिकल आएंगे इससे सीधे टकराएंगे। अब सीधे टकराने के बाद तीन मुख्य बातें होती हैं। कितनी मेन बातें? तीन। बहुत सारा अल्फा पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड सीधा निकल जाएगा। बहुत सारा अल्फा पार्टिकल क्या होगा, अनडिफ्लेक्टेड सीधा निकल जाएगा। क्या हमने पहली बात कौन सी कही? बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, जैसे हमको मान लो अल्फा पार्टिकल हैं हम, और हम सीधे चले जा रहे हैं, तो आपको यह नहीं महसूस होगा कि जैसे ऐसा लग रहा सामने कुछ है ही नहीं, है ना। रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, पहले ऑब्जर्वेशन किया, फिर ऑब्जर्वेशन का उन्होंने क्या कंक्लूजन दिया। अच्छा, ऑब्जर्वेशन क्या है कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, ये ऑब्जर्वेशन है। कंक्लूजन इसका ये है, ऐसा लग रहा कि सामने कुछ है ही नहीं। तो ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, पहला ऑब्जर्वेशन का मतलब समझ रहे हो ना, है ना। ऑब्जर्वेशन पहला क्या है, जैसे मान लो कोई लड़का ऐसे ऐसे आंखें बंद कर रहा है, तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। कंक्लूजन क्या है कि ये पढ़ नहीं रहा, है ना। जैसे मान लो कोई बच्चा है, हमारा ऑब्जर्वेशन है कि बार बार मोबाइल देख रहा है, ये हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है, जैसे किसी बच्चे को हम देख रहे हैं, उसको वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, बच्चा मोबाइल चला रहा है, मान लो बाई चांस, तो हमारा ऑब्जर्वेशन ये है कि वो क्या कर रहा है, मोबाइल चला रहा। कंक्लूजन हम क्या निकाले, इसका मतलब ये पढ़ नहीं रहा। क्लियर है? तो ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन का मतलब समझ में आया। तो रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व क्या किया कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल में से होते हुए सीधे निकल जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ, रदरफोर्ड ने यह समझा कि अच्छा, एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट कैसा है, एम्प्टी है, खाली है ना। क्लियर? अच्छा दूसरी बात, बहुत सारे बहुत सारे तो सीधे निकल गए, कुछ अल्फा पार्टिकल कुछ एंगल पे निकल गए, है ना। कुछ एंगल पे आके क्या हुए, कुछ एंगल पे आ गए। समझ में आ रहा? अच्छा देखो, तीन बातें हैं, बस तीन ही मेन याद रखनी। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, कुछ अल्फा पार्टिकल कुछ एंगल पे चले गए। अच्छा, जब कुछ अल्फा पार्टिकल कुछ एंगल पे चले गए, कुछ एंगल का मतलब क्या होता, सीधे से कुछ एंगल, यानी कुछ 90 पे चले गए, कुछ 70 डिग्री पे चले गए, कुछ 60 पे चले गए, कुछ 20 पे चले गए, कुछ 30 पे चले गए, यानी सम एंगल पे चले गए। सम एंगल मतलब समझ रहे हो ना, कुछ एंगल पे। ये भाषा समझ में आ रही है? अच्छा, इसका मतलब क्या है, अब रदरफोर्ड के हिसाब से क्या है कि भैया हो ना हो कुछ तो है, जिसके कारण ये जो अल्फा पार्टिकल सीधे जा रहे थे, इनका रास्ता थोड़ा सा बदल गया। इसका मतलब यहां कुछ तो ऐसा है जो टक्कर मार रहा है। क्लियर है? जैसे मान लीजिए हम जा रहे थे सीधे, हम अल्फा पार्टिकल हैं और हमारा रास्ता इससे मुड़ गया, तो इसका मतलब इस जगह कुछ चीज हमको टक्कर मार रही है, तभी तो हमारा रास्ता बदल गया। क्लियर है? और दूसरी बात समझो, अल्फा पार्टिकल कैसे होते हैं, इन पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। क्लियर है? यदि यहां सेंटर पे कोई निगेटिव चीज होती तो टकराती नहीं, चिपका लेती, अट्रैक्ट हो जाती। तो इससे एक और बात साबित हुई कि हो ना हो जो इसके सेंटर पे है उसका नेचर इसके जैसा ही है। क्लियर है? क्योंकि तभी तो इसको रिपेल कर दिया। देखो दो बातें क्लियर हुई कि सेंटर पे कुछ है,
जिसका नेचर इसके जैसा है, यानी यदि ये भी पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव। अच्छा, इसको पॉजिटिव क्यों कह पाए? क्योंकि अल्फा पार्टिकल हमारा पॉजिटिव है। क्लियर है? यदि अल्फा पार्टिकल निगेटिव होता, मान लो, होता नहीं है, मान लो, तो और तब इसको रिपेल करता तो हम समझ जाते सेंटर पे भी जो बंदा है वो भी निगेटिव है। क्लियर है? तो अब देखो दूसरी बात क्या है कि कुछ अल्फा पार्टिकल है ना डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, है ना, कहां? सब एंगल पे। कहां डिफ्लेक्ट होते हैं? सम एंगल पर। क्लियर है? अच्छा, ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, और तीसरी जो बात है वही सबसे अहम बात है कि जैसे 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा है, हमने क्या बोला? जैसे 20,000 अल्फा पार्टिकल निकले, इस सोर्स ने, इस रेडियो एक्टिव सोर्स ने 20,000 अल्फा पार्टिकल निकाले, उसमें से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा है जो रिट्रेस इट्स ओन पाथ, है ना। रिट्रेस इट्स ओन पाथ का मतलब क्या हुआ? जैसे गया वैसे ही वापस आ गया, तो इसको क्या बोलते हैं? रिट्रेस इट्स ओन पाथ या रिकॉइल, या इसी को क्या बोलेंगे? रिकॉइल, या क्या बोलेंगे? रिट्रेस इट्स ओन पाथ। क्लियर है? अब जरा ध्यान से समझो, देखो पहला वाला ऑब्जर्वेशन हमको यह बता गया कि एटम का बहुत सारा पार्ट क्या है? खाली है। दूसरा ऑब्जर्वेशन हमें यह बता के गया कि हो ना हो इसके सेंटर पे कुछ तो है जिसका नेचर इसके जैसा है। और तीसरी बात कि 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल जिस रास्ते से जाता है उसी रास्ते पे वापस आ जाता है। इससे यह बात साबित हो गई कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक जगह पे सेंट्रलाइज्ड है, ना कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर है? जैसे मान लो हम ऐसे जा रहे थे और यहां पॉजिटिव चार्ज है, हम भी अल्फा पार्टिकल, और हम ऐसे गए, इससे टकराए और ऐसे अपने ही रास्ते पर वापस चले गए, तो यह पता चल गया कि जो चीज है वो एक सेंटर पे है। समझ रहे हो ना? अब जैसे हम इधर से निकल जा रहे हैं तो निकल जा रहे हैं, और इधर आ रहे हैं तो टकरा के सीधे अपने रास्ते पे चले जा रहे हैं। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज कहां है? एक सेंटर पे है, ना कि डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा देखो, इस बात कहने से किसका मॉडल फेल हो गया? थॉमसन का। थॉमसन के हिसाब से पॉजिटिव चार्ज कैसा था? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। और रदरफोर्ड के हिसाब से क्या निकला? ना, पॉजिटिव चार्ज क्या है? एक सेंटर पे है। तो बताओ इस बात से किसका मॉडल फेल हुआ? थॉमसन का मॉडल फेल हुआ। अब देखो उनकी इस फेल वाली बात को थॉमसन ने सुधार लिया। अब जरा ध्यान से देखो, थॉमसन की कमियां किसने सुधार ली? रदरफोर्ड ने। किसने सुधारी? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड पूरा एटॉमिक मॉडल दे देते, आज सबसे बड़े हीरो एटॉमिक मॉडल के ही होते रदरफोर्ड, लेकिन बने कौन? बोर, है ना। उनकी बस एक गलती से, रदरफोर्ड बस एक गलती कर गए। रदरफोर्ड ने कहा था कि जो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है वो हर समय एनर्जी डिसिपेट करता है, खर्च करता है। क्लियर है? बस यही बात वो नहीं कह पाए, और यही बात कौन कह गए? बोर। बोर ने कहा ना, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है वो किसी समय एनर्जी का लॉस नहीं करता है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहा है वो उसी में घूमता रहेगा। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इस ऑर्बिट में घूम रहा है। अब ये एनर्जी का लॉस करेगा तो ये धीरे धीरे अंदर आ जाएगा और फाइनली कहां चला जाएगा? न्यूक्लियस में। और इलेक्ट्रॉन यदि न्यूक्लियस में चला जाए तो एटम हो जाएगा खत्म। और बस इतने ही बात करके किसका मॉडल फेल हो गया? रदरफोर्ड का। जबकि बताओ सब कुछ सही बता ले गए थे, बस एक गलती। तो इनके हिसाब से बताओ, रदरफोर्ड के हिसाब से पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा है? हेलिकल। और बोर के हिसाब से क्या है? पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर। अच्छा देखो, हेलिकल क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ये है, मान लो इस ऑर्बिट में घूम रहा है ना, और ये एनर्जी का लॉस किया, धीरे धीरे लॉस करते करते कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा। तो ये अब बताओ ऐसा पाथ क्या है? पाथ का नाम क्या है? हेलिकल। क्लियर है? और बोर के हिसाब से क्या है? यदि इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ तो एनर्जी का लॉस कर नहीं रहा, तो ये हमेशा इसी में घूमता रहेगा। तो बताओ बोर के हिसाब से
इलेक्ट्रॉन का पाथ कैसा है, सर्कुलर। बस इतनी ही बात बता के समझ रहे हो, बोर हो गए हीरो। जब से सबसे बड़ा काम किया किसने, रदरफोर्ड। समझ रहे हो, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट बस एक खामी थी, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन हेलिकल। यदि पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन वो बोल जाते सर्कुलर, तो विश्वास मान लो ये बोर पैदा नहीं होते। समझ रहे हो, हाँ। और वहीं से शुरू हो गई जब से नील बोर आए क्वांटम मैकेनिक। समझ रहे हो, और फिजिक्स का एक भाग और बढ़ गया। समझ रहे हो, तो ये कहानी है। चलो बेटा इसको बनाओ, बना लो इसको। देखो हमने बहुत प्रॉपर जगह छोड़ी है। बढ़िया सा मॉडल बना लिया इनका। तुम बेटा बनाए नहीं, इसको बनाओ जल्दी से बनाओ। बनाने सुंदर नहीं बना पा रहे हो, तुम्हारा बेटा बढ़िया बना है ना। हाँ, बन नहीं पा रहा। ओम बना लिए, चलो अच्छा। आज के बाद हम लोग इसी पर ऐसे बात किया करेंगे। अच्छा, स्कैटरिंग का मतलब समझ रहे हो ना। स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है, फैलना, है ना। स्कैटर्ड, स्कैटर्ड का मतलब क्या है, जैसे स्कैटर्ड चार्ज नहीं पढ़ते हो अपन फिजिक्स में, यानी बिखरे हुए चार्ज, वैसे हम किसको बिखरा रहे हैं यहां, अल्फा पार्टिकल को। अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट का मतलब क्या होता है, बिखराना। अच्छा, ज्यादा इधर उधर बिखरे ना, इसीलिए हमने लगा क्या दिया, लेड प्लेट, कि जो यहां से अल्फा पार्टिकल निकले वो सीधे गोल्ड फॉइल को टकराएं। क्लियर है। तो ये देखो सब, मान लो हम ये नहीं लगाए होते, पता लगे ये निकल के इधर चले जाते, इधर इस पे टक्करे नहीं मारते, एक्सपेरिमेंट हो पाता, नहीं हो पाता। क्लियर है। तो जरा बेटा अब आगे आ जाओ। देखो ये क्या है, रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्व किया और उस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से उनके कंक्लूजन्स क्या थे, निष्कर्ष क्या थे, है ना। जैसे पहले हम ऑब्जर्व करते हैं किसी चीज को और फिर हम उसका निष्कर्ष देते हैं कि अच्छा ये हो रहा। क्लियर है। जैसे कोई ऐसे ऐसे कर रहा बार बार, तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन है कि सर ऐसे ऐसे दबा रहा, कंक्लूजन क्या है, सर दर्द हो रहा। नहीं समझ रहे हो। वैसे ही पहले क्या होगा, पहले ऑब्जर्वेशन देन कंक्लूजन। पता लगे ऑब्जर्वेशन हुए नहीं तो कहेगा कंक्लूजन। क्लियर है। हाँ, पता लगे विजन ठीक है ये नहीं, कर क्या रहे हैं, रिवीजन। जब विजन ही क्लियर नहीं तो फिर कहेगा रिवीजन, है ना। तो कहानी समझ में आ गई, चलेगा। रदरफोर्ड ऑब्जर्व दैट, एग्जैक्ट वही लाइन लिखी है, इसमें इज एम आर फुल स्टॉप कुछ भी चेंज नहीं है। जो एनसीईआरटी की लाइन एग्जैक्टली वही लाइन है, बिल्कुल कुछ। अब देखो मैंने बस किया क्या तुम्हें मैं बता दूं। देखो जैसे कहां गए, ये देखो जैसे रदरफोर्ड के यहां पे देखो ऑब्जर्वेशन तीनों एक साथ लिखे हैं, फिर उनके कंक्लूजन नीचे लिखे हैं। हमने हर ऑब्जर्वेशन के सामने उसका कंक्लूजन लिख दिया। क्लियर है। हमारा काम बस इतना था। क्लियर है कि आपको वो बात थोड़ा सा आसानी से समझ आ जाए। देखो पहला बताओ, पहला ऑब्जर्वेशन क्या था, पहला ऑब्जर्वेशन क्या था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल कैसे निकल जा रहे हैं, सीधे स्ट्रेट लाइन। क्लियर है। तो देखो क्या लिखा, पहला ऑब्जर्वेशन क्या था, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। अनडिफ्लेक्टेड का मतलब सीधे, अनडिफ्लेक्टेड का मतलब क्या हो गया, सीधे, पक्का। तो इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब यह हुआ कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी एज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। पहला बात समझ में आ गया, क्लियर हुआ। दूसरी बात जरा पढ़ो, क्या लिखा है, अ स्मॉल फ्रैक्शन मतलब थोड़ी सी मात्रा, है ना। अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वाज डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। अच्छा, स्मॉल एंगल का मतलब क्या है, वो 10 डिग्री हो सकती है। अच्छा 10 डिग्री कहां से हो सकती है, यहां से, जैसे ये सीधे निकल गए, इससे हो सकता है कि कुछ 10 डिग्री पे, कुछ 20 डिग्री पे, कुछ 30 डिग्री पे, कुछ 90 डिग्री पे, यानी सम अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड सम एंगल, कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए। इसका मतलब इनके क्या समझ में आया, इसका मतलब यह है
a few positively charged alpha particle were deflected, है ना. The deflection must be due to inverse repulsion force showing that the positive charge of the atom is not spread throughout the atom as थॉमसन मॉडल प्रिज्यूम्ड, यानी प्री एज्यूम्ड. इनका एजम्पशन क्या था, पहले इन्होंने क्या बोला था कि पॉजिटिव चार्ज एक जगह ना होके क्या होता, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. तो बताओ इनका जो प्रिजम्पशन था, प्री एजम्पशन था, वो फेल हुआ ना. किसने फेल किया, रदरफोर्ड ने. क्लियर है. द पॉजिटिव चार्ज हैज टू बी कंसंट्रेटेड in a very small volume that repelled the deflected the positively charged alpha particle. बताओ बात समझ में आई कि नहीं, है ना. अच्छा, पॉजिटिवली चार्ज क्यों कहा गया, जो सेंटर पे है वो पॉजिटिवली ही चार्ज क्यों है, क्योंकि हम जिसको भेज रहे हैं वो पॉजिटिवली है. तो अब वहां निगेटिवली होता न्यूक्लियस के पास में, तो इसको रिफ्लेक्ट नहीं करता, इसको अपने से अट्रैक्ट कर लेता, वो जाने ही नहीं देता. क्लियर है. तो बताओ दूसरी बात समझ में आ गई. आप जरा ध्यान से देखो, तीसरी बात और सबसे महान बात यही है, सबसे बड़ी बात. लिखा है अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, लगभग एक इन 20,000, लगभग 20,000 अल्फा पार्टिकल में से, दिस इज द साइन ऑफ लगभग. ये किसका निशान है, कहीं ऐसा लहराता हुआ बना हो तो इसका मतलब क्या है, लगभग, अप्रोक्सीमेटली. समझ में आ रहा कि तुमने सोचा हो, पहले साइन समझ लो. इसका मतलब होता है इक्वल टू, इसका मतलब होता है इक्विवेलेंट टू, इसका मतलब है इक्वल टू, इसका मतलब है इक्विवेलेंट टू, और इसका मतलब क्या है, अप्रोक्सीमेटली. ऐसा ना सोचा करो लहरा गया है, इन सबके मतलब होते हैं. क्लियर है. चलेगा आगे देखो. लगभग एक इन 20,000, क्या लिखा, बाउंस्ड बैक. इसी को बाउंस्ड बैक को हमने क्या बोला था, रिकॉयल या रिट्रेस इट्स ओन पाथ, है ना. जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते पे चले गए, इसको क्या बोलते हैं, रिट्रेस इट्स ओन पाथ. और उसी को हमने क्या बोला, यहां पे क्या लिखा, बाउंस्ड बैक, है ना. दैट इज वेयर डिफ्लेक्टेड बाय नियरली 180 डिग्री. बताओ जिस रास्ते पे हम जा रहे थे उसी रास्ते में हम वापस आ जाएं तो बताओ कितनी डिग्री हम वापस आए, 180. क्लियर है, कितना डिग्री, 180. तो रिकॉइल इट्स ओन पाथ कह दे, या रीबाउंस्ड या बाउंस्ड बैक 180 डिग्री. इसका मतलब है क्या, जिस रास्ते से वो आया था उसी रास्ते पे वापस चला गया. क्लियर है. इसका मतलब देखो आपने क्या सीखा, लिखा है इसका कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन्स बाय रदरफोर्ड शोज दैट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द न्यूक्लियस इज, क्या लिखा, निग्लिजिबली स्मॉल एज कंपेयर टू दैट टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम. द रेडियस ऑफ एटम हमने आपको पढ़ा रखा है, रेडियस ऑफ एटम कितना है, 10 की पावर -10 मीटर, वाइल दैट ऑफ न्यूक्लियस का रेडियस कितना है, 10 की पावर -15 मीटर, है ना. अब भाई एक बात बताओ, इसमें और इसमें कितने का अंतर है, 10 की पावर -5 है ना, 10 की पावर -5. क्लियर है. तो आप जरा ध्यान से देखो, लिखा है अब इसको न्यूक्लियस को और एटम को कैसे कंपेयर किया गया. क्लियर है. जैसे वन कैन एप्रिशिएट दिस डिफरेंस इन साइज बाय रियलाइजिंग दैट इफ अ क्रिकेट बॉल रिप्रेजेंट्स द न्यूक्लियस, मान लो क्रिकेट बॉल को तुम क्या मान लो, न्यूक्लियस, है ना. देन द रेडियस ऑफ एटम वुड बी अबाउट 5 किलोमीटर. समझ में आ रहा. जैसे मान लो एक प्लेग्राउंड है, प्लेग्राउंड के तुमने बीच में रख दिया एक बॉल, और प्लेग्राउंड कितने किलोमीटर के रेडियस का है, 5 किलोमीटर. तो ये तैयार हुआ एक एटम.
समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? यानी एटम और न्यूक्लियस के बीच में कितने का अंतर है? समझ में आ रहा? क्लियर? तो आपने मान लो 5 किलोमीटर रेडियस का प्लेग्राउंड लिया और उसके सेंटर पे आपने रख दी एक बॉल, है ना? तो बॉल क्या हो गया? न्यूक्लियस। और 5 किलोमीटर रेडियस का ये क्या हो गया? एटम, है ना? क्लियर हुआ? तो कंपेयर, और देखो एग्जैक्टली वही लाइन एनसीईआरटी लिखा है। देखो पढ़ के सुनाओ, जो लाइन सुनाओ, ये ऊपर वाली लाइन सुनाओ। वही है? हाँ, बस हमारा काम ये है कि आपको वही लाइनें बिल्कुल सरल भाषा में थोड़ा कनेक्टेड लाइनें मिले। क्लियर है? तो देखो ये बात हो गई। अब हम चाहेंगे एक बार ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन जरा पढ़ लो, फिर हम लोग आगे बढ़ें। पढ़ लो बेटा। देखो घर पे पढ़ने कोई मतलब नहीं, हमारे साथ साथ पढ़ लो, यही काम खत्म करो। पढ़ो, बताओ समझ में आया? बिल्कुल कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? अच्छा बताओ, रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हमने कितनी बातें पढ़ी? 3। पहली बात है, बहुत सारा अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गया। ये बात साबित कर रहा है कि सामने कोई है ही नहीं, यानी सामने एटम है ही नहीं, यानी एटम का बहुत सारा हिस्सा क्या है? खाली। क्लियर है? अच्छा, हमने ये अल्फा पार्टिकल किस पे गिरा रहे हैं? गोल्ड फॉइल पे। इसकी थिकनेस कितनी है? 100 नैनोमीटर। कितनी है? 100 नैनोमीटर। डेटा वही लिखवा रहा हूं जो एनसीईआरटी दिया है। हम चाहे तो देंगे, स्टाम्प में भी लिखा सकते थे, लेकिन ना, हमने वही आपको डेटा दिया है जो एनसीईआरटी ने लिखा। ये देखो यहां पे लिखा, क्या लिखा है? ये थिकनेस कितनी है? 100 नैनोमीटर। वही डेटा, मतलब जैसे बिल्कुल भी वो करेगा क्या, जब नीट सवाल बने या आपका नीट या जेई कोई भी सवाल बनेगा तो बनाएगा कहां से? उठा के लाइन से सीधा सवाल। तो आपको डेटा भी वही इस्तेमाल करने हैं जो हमारी एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। क्लियर है? अच्छा बताओ, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए। अच्छा बताओ, इस गोल्ड फॉइल के अंदर क्या भरे हुए हैं? एटम। बताओ इस गोल्ड फॉइल के अंदर क्या भरे हुए हैं? एटम। क्लियर है? तो अब इस गोल्ड फॉइल को हम मान लेते हैं क्या है? एटम। अरे भैया, जो चीज एटमों से मिलके ही बनी हो तो हम ये नहीं मान लेते हैं कि ये है एटम, है ना? क्लियर है? तो अब जैसे बहुत सारे अल्फा पार्टिकल यहां सीधे निकल गए, इसका मतलब क्या हुआ कि एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट कैसा है? एम्प्टी। अच्छा, कुछ अल्फा पार्टिकल कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए, इससे यह समझ में आया कि एटम के पास कुछ ऐसा है जो इसके जैसा है, और ये कैसा है? पॉजिटिव। इसका मतलब यह बंदा कैसा है? पॉजिटिव। अच्छा, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल ऐसे हैं, बहुत सारे नहीं, लगभग 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा है जो अपने ही रास्ते पे रिबाउंस हो जाता है या बाउंस बैक हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं, किसी एक जगह पे कंसंट्रेटेड है। क्लियर है? अब जरा देखो ऊपर वाले, देखो लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ अबव ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन्स। ऊपर वाले ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन को मद्देनजर रखते हुए, है ना, रदरफोर्ड प्रपोज कौन सा मॉडल? न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। ऊपर वाले जितने भी कंक्लूजन और ऑब्जर्वेशन को देखते हुए रदरफोर्ड ने कौन सा मॉडल अपना दिया? कौन सा? न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, है ना, इस मॉडल के हिसाब से पहली बात, इस मॉडल के हिसाब से पहली बात क्या है? अब देखो वही सारी बातें जो ऊपर आपने पढ़ रखी हैं। क्या है? द पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम वाज, क्या लिखा? डेंसली कंसेंट्रेटेड इन एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन। और एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन का नाम क्या दिया गया? न्यूक्लियस। पहली बार टर्म न्यूक्लियस इस्तेमाल हुआ। अभी तक तो हवम बातें चल रही थी, अभी न्यूक्लियस नहीं बोला गया था, पहली बार बोला जा रहा। दिस वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। अब जरा ध्यान से देखो, रदरफोर्ड क्या दे रहे थे? एटॉमिक मॉडल। खोज क्या डाले? न्यूक्लियस, है ना? इसी को बोलते हैं सेरेंडिपिटी। इसी का नाम क्या होता है? सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी का मतलब होता है डिस्कवरी बाय चांस। बायोलॉजी वाले बच्चों को ये शब्द आना चाहिए। सेरेंडिपिटी का मतलब क्या होता है? डिस्कवरी बाय चांस। सेरेंडिपिटी का मतलब क्या होता है?
डिस्कवरी बाय चांस, ये बस शब्द आना चाहिए। जैसे जैसे पेनिसिलियम नोटेटम, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। वो ये खोज नहीं रहे थे, उनका एक्सपेरिमेंट तो दूसरा था, लेकिन खोज डाले इस एंटीबायोटिक को। तो इस डिस्कवरी का नाम क्या रखोगे? सेरेंडिपिटी, डिस्कवरी बाय चांस। क्लियर है? और रदरफोर्ड का डिस्कवरी बाय चांस, न्यूक्लियस। मैच करते जाओ सब बातें। अभी तुम लोग थोड़ा और हो जाओ तो फिर सब कनेक्ट करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, है ना, बायोलॉजी, बायोलॉजी सब, मैथ वैथ सब एक कैम, एक ही जैसा सब जगह। क्लियर है? अभी पता लगे हम तुमको कनेक्ट कराने लगे, तुम पता लगे धुआं छोड़ने लगो। नहीं समझ रहे? अभी कुछ मालूम है नहीं है, कनेक्ट नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या पढ़ा रहे थे, समझ नहीं आया, है ना? तो ये इससे भी बचना है अभी हमको। सुनो, तो ये कहानी देखो, समझ में आई? कोई ऐसा बच्चा जिसको कुछ बातें कम समझ में आई तो पूछ लो। क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, क्या ये चीजें हम पहले से पढ़ नहीं रखे हैं? जो न्यूक्लियस में घुस के बैठे हैं उनको हम न्यूक्लियॉन कहते हैं, है ना? समझ में आ रहा? जैसे जो लखनऊ में रहते हैं, लखनऊ में घुस के बैठे हैं वो लखनवी, कानपुर में घुस के बैठे हैं कानपुरिया। नहीं समझ रहे हो? वैसे जो न्यूक्लियस में घुस के बैठे हैं वो न्यूक्लियॉन। क्लियर है? तो न्यूक्लियॉन का मतलब क्या है? न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन, दैट इज न्यूक्लियॉन। क्लियर? अगला देखो बेटा। अच्छा बताओ, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या पढ़ लिया है? रेडियस ऑफ एटम क्या पढ़ लिया है? बताओ, हो गया इतना क्लियर? आगे आ जाओ। अब रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। क्या है? द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन विद इन इट। और ये फार्मूला क्या है? आर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए की पावर 1/3, है ना? आपको फार्मूला ये याद रखना है सवाल के लिए, इसमें सब कुछ आपको, नहीं तो आर नॉट आपको अलग से दिया जाएगा, फिर उसे कैलकुलेट करोगे तब यहां आओगे। सीधे इसको याद रखो। आर बराबर, आज के बाद आपको फार्मूला क्या याद है? आर बराबर 1.33 इंटू 10 की पावर -15 और इंटू ए की पावर 1/3, और आंसर किस में निकलेगा? मीटर में। क्लियर है? इसको याद रखो। क्लियर है? ठीक है, पक्का? अच्छा सारे बच्चे यहीं लिखो, यहां लिखो, लिखो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन, यहीं लिख लो, फार्मूला लिखो। लिखो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन बराबर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन बराबर, बताओ बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, या आप इसी को मास नंबर भी बोल सकते हो। मास नंबर, ठीक है? तो आज के बाद तुम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन की बात याद रखना, ये वाला फार्मूला याद रखना। क्लियर है? अच्छा, कहीं आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हो, तो बताओ क्या लिखोगे? लिखो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर प्लस माइनस चार्ज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर क्या हो? एटॉमिक नंबर प्लस माइनस चार्ज। देखो यहां प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो रहा है। यदि प्लस लगा हो तो माइनस कर देना, माइनस लगा हो तो प्लस कर देना। आगे भी बढ़ा रहे हैं। क्लियर है? अब इसी बात पे एक पहला सवाल आ गया आपके सामने, जरा पढ़ो। पहला सवाल सारे बच्चे पढ़ें। चलो पहला सवाल पढ़ो सारे बच्चे। आंसर आ गया? ये इसको लिख लिया था ना, या मास नंबर? मास नंबर, अरे मतलब ए, मास नंबर क्या है? ए। क्लियर है?
आपको फार्मूला लिखाया। नंबर ऑफ न्यूक्लियन क्या होते हैं? मास नंबर। नंबर ऑफ न्यूक्लियन क्या है? मास नंबर। क्लियर है? अच्छा बताओ, बहुत ध्यान से देखो बेटा, जैसे मान लो कोई एक अननोन एलिमेंट एक्स है, क्या है? एक्स। अच्छा यहां क्या लिखा जाता है? एटॉमिक नंबर। और यहां क्या लिखा जाता है? एटॉमिक मास। इसी को क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। या इसी को क्या बोलते हैं? मास नंबर। और जेड क्या होता है? इसका नाम होता है एटॉमिक नंबर। बेटा इसको कहीं लिखो, वहीं कहीं लिख लो। अच्छा जरूरी नहीं, ये हो सकता है इधर लिखा हो, पता लगे यही टेंशन कर लिए कि ये इधर लिखा होता है, सर ने इधर लिख दिया। अरे बात एक है भैया, बहुत बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है, सर x माइनस 3 और x3 माइनस, क्या अंतर है? अरे भैया दोनों एक ही चीज है। क्लियर है? वैसे ये वो भी एक ही चीज है। क्लियर है? अब जरा ध्यान से समझे। अच्छा बताओ, नंबर ऑफ न्यूक्लियन निकालने का फॉर्मूला अपने पास क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अच्छा नंबर ऑफ न्यूक्लियन क्या है? मास नंबर। क्या है? मास नंबर। अच्छा मास नंबर क्या है? ए। मास नंबर क्या है? ए। पक्का? अब जरा ध्यान से देखो, पहला सवाल, फार्मूला सबको आ गया रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालने का। अच्छा रेडियस का न्यूक्लियस का रेडियस निकालने का फार्मूला क्या है? क्या है? R इक्वल टू 1.33 इंटू 10 की पावर माइनस 15 इंटू ए का पावर 1/3। आंसर आएगा मीटर में। अच्छा देखो, अब बहुत सुंदर सवाल है। क्या लिखा है? कैलकुलेट द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम दैट हैज कितने न्यूक्लियन? 64 न्यूक्लियन। और 64 न्यूक्लियन का मतलब ये क्या दे रखा है? ए। अरे भैया अभी तो लिखाया नंबर ऑफ न्यूक्लियन ही क्या होते हैं? मास नंबर, यानी ए। ये क्या दिया गया है? ए। क्लियर हुआ? आया सवाल? बेटा ऐसे सवाल आएगा और झम से नंबर मिलेगा। क्लियर है? तो फार्मूला क्या लगाएंगे? R बराबर 1.33 इंटू 10 की पावर माइनस 15 इंटू 64 की पावर 1/3। क्लियर है? अब ये कैसे काटे, इसी में तो तकलीफ है ना? हाँ तो अब जरा ध्यान से देखो, 64 को आप क्या लिख सकते हो? 4 इंटू 4 इंटू 4 लिख सकते हो, हाँ या ना? अच्छा इसको आप क्या लिख सकते हो? 4 की पावर 3 लिख सकते हो। तो आप देखो, अब जोड़ घटाना गुणा भाग भी सीख लो बेटा। जोड़ घटाना यदि आपका कमजोर, तो आपकी दो चीजें कमजोर, केमिस्ट्री में फिजिकल और पूरी फिजिक्स। समझ रहे हो? ये दो गड़बड़ हो जाएंगे, इसलिए जोड़ घटाना सीखो। अब जैसा 64 का आपको क्या निकालना है, तो 64 को आप क्या लिख सकते हो? 4 इंटू 4 इंटू 4, है ना? चलो अब ये कितने 4 लिखे हैं 3 बार, तो नहीं लिख सकते हो 4 की पावर 3। है ना? चलो अच्छा आगे आ जाओ भैया। तो इसको क्या लिख दें? 1.33 इंटू 10 की पावर माइनस 15 इंटू 4 की पावर 3 की पावर कितनी है? 1/3। ये 3 3 कट गए, ये 3 3 कट गए। कटे कि नहीं कटे? देखो हाँ ये ना? क्लियर है? अच्छा क्या हो जाएगा? 1.33 इंटू 10 की पावर माइनस 15 इंटू 4। बस यही है आंसर। कितना आया? 5.32 इंटू 10 की पावर माइनस 15। आंसर आ गया मीटर। बताओ बढ़िया सवाल था कि नहीं? कितना नंबर पा जाते हम? आगे बढ़ गए होते। 4 नंबर झम से पाते, आगे बढ़ जाओ। सवाल कुछ को बहुत ज्यादा कठिन वठिन नहीं आते आपका। आप देखो जोड़ घटाना गुणा भाग का सवाल था, बस कोई टेंशन वाली बात नहीं। अच्छा मान लो हम आपको ये फार्मूला नहीं पढ़ाए होते, ये तो आप इसको देख के आए कर रहे होते, ये क्या होगा, है ना? आज के बाद ये दोनों फंडे तैयार कर लो, एक ये और एक ये। बहुत इसका इस्तेमाल है, इन दोनों फार्मूलों का बहुत इस्तेमाल है। क्लियर है? अच्छा नहीं मान रहे हो तो अगला सवाल लगा ही डालो, चलो जो भी आए। और एक बात विश्वास रखो, इसको आपकी ये जो वैल्यू ए आएगी
ये जो आपकी वैल्यू ए आएगी, देखो यही तो फार्मूला है, आर बराबर 1.33 इंटू 10 की पावर -15 इंटू ए की पावर 1/3। जो आपका ये ए आएगा हमेशा वो इजी आएगा, ऐसा आएगा कि उसकी पावर अवश्य बन जाए। यदि पावर नहीं बनेगी, समझ रहे हो भैया, तो लॉग लगा के पावर नीचे लानी पड़ती, क्या लॉग लेके, और हम जानते हैं कि उतना, समझ रहे हो ना, तो तुम्हारे ही लायक सवाल आएगा। हमेशा वो ऐसा आंसर आएगा जिसकी पावर बन जाए वो पावर कट जाए, ऐसा ही सवाल आएगा। यदि ऐसा सवाल नहीं आया ना तो सवाल छोड़ो, सवाल तो हो गया एक साइड, अब वो मुश्किल है, क्योंकि अब क्या लेना पड़ेगा, लॉग। लॉग लेके हम क्या करेंगे, पावर को नीचे उतार के लाएंगे, तब उसको हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखो, लिखा है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, किसका, 13 एल्यूमिनियम 27। अच्छा बताओ, अच्छा ये क्या है, ये ए है कि नहीं, ए है। अच्छा ए अपने पास कितना है, 27। फार्मूला क्या हो जाएगा, आर बराबर 1.33 इंटू 10 की पावर -15 और इंटू ए की पावर 1/3। क्लियर है, 1.33 इंटू 10 की पावर -15 इंटू 27 की पावर 1/3। अच्छा 27 को क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 3 इंटू 3, है ना। यहां 3 कितने बार है, 3 बार, तो 3 की पावर 3। क्लियर है, पक्का, बस आंसर आ गया, 1.33 इंटू 10 की पावर -15 इंटू 3 की पावर 3, और कितनी पावर है, 1/3। ये कट गया, बस आप 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, बताओ आंसर बताओ, 3.99 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। मान लो 3.99 ना करके वहां 4 आया हो, मान लो आंसर ना दिया हो, ये 4 दिया हो, तो है ना, वहां बुरा ना मानना, वही आंसर फिर सही है। क्लियर है। अच्छा बताओ, अब आप बताओ, न्यूक्लियस का रेडियस निकालने का फार्मूला आपको आ गया और निकालना भी आप सीख गए। क्लियर है। अच्छा मान लो वो ए का वैल्यू आपको डायरेक्ट ना दे, सवाल में ये बोल दे कि इसके इस एटम के पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इतने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इतने हैं, तो भी तो ए निकाल लोगे। ऐसा सवाल एक और हो सकता है। क्लियर है, ऐड करके निकाल लेना। तो चलो जितना हमने पढ़ा है एक बार देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। कहीं कोई समस्या हो तो पूछ लो। देखो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के हिसाब से, न्यूक्लियर मॉडल के हिसाब से, रदरफोर्ड ने कौन सा मॉडल दिया था, एटम का न्यूक्लियर मॉडल रदरफोर्ड ने। अच्छा बताओ थॉमसन ने एटम का कौन सा मॉडल दिया था, प्लम पुडिंग, रेजिन पुडिंग, वाटरमेलन मॉडल। ठीक है। अच्छा रदरफोर्ड ने एटम का कौन सा मॉडल दिया, न्यूक्लियर मॉडल। किस एक्सपेरिमेंट के द्वारा, अल्फा एक्सपेरिमेंट के द्वारा। अल्फा एक्सपेरिमेंट इनका एक्सपेरिमेंट था, इससे उन्होंने मॉडल का नाम कौन सा दिया, कौन सा, न्यूक्लियर मॉडल। क्लियर है, बातें कनेक्ट हो रही। चलो तो रदरफोर्ड के न्यूक्लियर मॉडल के हिसाब से दूसरी बात, पहली बात तो समझ आ गई। चलो दूसरी बात देखो, पढ़ो सारे बच्चे दूसरी बात क्या लिखा है, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स, है ना, that move around the nucleus with a very high speed in circular path, जिसका नाम क्या होता, ऑर्बिट। जिसका नाम क्या है, ऑर्बिट। ऑर्बिटल नहीं यार, क्या होता है, ऑर्बिट। क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। नहीं 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 नहीं, अभी इन्होंने सर्कुलर पाथ, इनका ये सर्कुलर पाथ नहीं है, ये बात अभी बिगाड़ देंगे, है ना। इनका ये इनके सर्कुलर, ये इनका सर्कुलर नहीं है। देखो पाथ सर्कुलर ही है, लेकिन उन्होंने एक बात गलत ये बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है वो हर वक्त घूमते घूमते एनर्जी का लॉस कर रहा है। तो फाइनली चलो अच्छा आगे बढ़ो बेटा, ये कहानी सबको समझ में आई। लिखो, लिखा 10 रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम रिजेंबल्स द कौन सा सिस्टम, कौन सा सिस्टम, सोलर सिस्टम, इन विच न्यूक्लियस प्लेस, बताओ न्यूक्लियस प्लेस द रोल ऑफ सन,
सोलर सिस्टम में क्या होता है, सन, और उसके चारों तरफ कौन घूम रहे होते हैं, प्लेनेट, है ना। तो सेंटर पे कौन है, सन। तो सन एटम का किस तरीके से बिहेव करेगा, जैसे न्यूक्लियस, और जो प्लेनेट चारों तरफ घूम रहे हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो प्लेनेट सोलर सिस्टम से यदि एटम को, एटॉमिक मॉडल को यदि हम रिजेम्बलेंस या तुलना करें, तो जैसे एटम में न्यूक्लियस और सराउंडिंग सेल में कौन घूम रहा होता है, इलेक्ट्रॉन, वैसे सोलर सिस्टम में न्यूक्लियस किसको मानेंगे, सन को, और उसके चारों तरफ कौन घूम रहे हैं, प्लेनेट, है ना, सन। एंड इलेक्ट्रॉन दैट रिवॉल्विंग, जैसे कौन, प्लेनेट। क्लियर है, ऐसे समझो, जैसे ये क्या है, न्यूक्लियस, और ये सराउंडिंग सेल, इसमें कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन। सोलर सिस्टम के सेंटर पे कौन होगा, सन, और इसके चारों तरफ क्या घूम रहे हैं, प्लेनेट। तो न्यूक्लियस की तुलना किसके साथ, सन के साथ, और प्लेनेट की तुलना इलेक्ट्रॉन के साथ। क्लियर है, समझ आ गई बात। चलो आगे देखो, लिखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर, लेकिन कब, है ना, जब एटम कैसा हो, न्यूट्रल, है ना। इसकी बातें अभी थोड़ी देर बाद यहां है, ये देखो, ये कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो यहां सबको सिखाएंगे। अब आ ही गए हैं यहां तक, है ना। चलो तीसरी बात, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। अब जरा ध्यान से समझो, जैसे ये न्यूक्लियस है बेटा, न्यूक्लियस के अंदर क्या भरा हुआ है, न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन, है ना, और ये चारों तरफ कौन घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा है, नेगेटिव। अच्छा कोई पूछा था, बताओ न्यूक्लियस कैसा चार्ज का होता है, न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, बिकॉज अरे भैया न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, और इसके पास बचा क्या, प्रोटॉन, प्रोटॉन के पास कैसा चार्ज, प्लस। तो जैसे न्यूक्लियस प्लस की तरह बिहेव कर रही है, और ये इलेक्ट्रॉन, तो बताओ ये प्लस माइनस के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। क्लियर है। अब एक चार्ज को तुमने Q1 मान लिया, एक को आपने Q2 मान लिया, और दोनों के बीच का डिस्टेंस, है ना, और ये आपका क्या हो गया, कांस्टेंट। अच्छा बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, देखो पूरी बात सुने नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू CGS में कितना होता है, CGS, ले पटाखा फूट गया, 1 MKS में 9 इंटू 10 की पावर 9। देखो यही गड़बड़ था ना, सही हो गया। चलो आगे जरा ध्यान से देखो, क्लियर है। अब अगला देखो, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है। चलो अच्छा, अब कुछ बातें, ये कुछ फार्मूले हैं जिसको पढ़ लो। जैसे एटॉमिक नंबर, है ना, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा बराबर होते हैं जब आपका एटम कैसा हो, न्यूट्रल। क्लियर है। अभी सब पढ़ाएंगे नीचे, टेंशन न करो, यही सारी चीजें नीचे अभी प्रूफ करके दिखाएंगे। अच्छा मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्या इसी मास नंबर को ही नहीं बोलते हैं, हाँ 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 हाँ, नंबर ऑफ क्या, अरे गजब काम किए हो, अभी पढ़ाए नंबर ऑफ न्यूक्लियन। यहां देखा तो कुछ और है क्या, फार्मूला तो वही है ना, नंबर ऑफ न्यूक्लियन का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसी का नंबर, इसी को क्या बोलते हैं, मास नंबर, यानी ए। क्लियर है। अगला फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का फार्मूला क्या है, बताओ बेटा, ए माइनस जेड। क्लियर है। अब इनके ड्रॉबैक पढ़ लो, फिर हम आपको कुछ फार्मूले लिखा दें, बस उसके अलावा कोई फार्मूला ना याद रखना। ये जो इधर बिखरे सब पड़े हैं सब एक ही जगह लिखा दे रहे हैं, बस वही उसी डिब्बे के फार्मूले याद करना, बाकी कुछ नहीं याद करना,
है ना। अब इनकी कुछ खामियां, इनके मॉडल की कुछ खामियां, जिसे क्या बोलते हैं, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। अच्छा बताओ, एटम का साइज, रेडियस कितना है, 10 की पावर -10 मीटर, है ना। अब देखो हमने एटम बोला, तुम कंफ्यूज हुए ना, ए से ए को मिलाओ, ए से ए को मिलाओ, एटम का रेडियस एंगस्ट्रॉम यानी 1 एंगस्ट्रॉम। इसीलिए मैं बोलता हूं उस समय पढ़ते समय तो थोड़ा हमें बड़ा स्मार्ट बनते हैं, लेकिन जब लॉन्ग टाइम में हमें बातें याद रखनी होती हैं तो हमें उस बात से कोई ना कोई बात जोड़नी पड़ती है, फर्जी बात। क्लियर है, समझ में आ रहा। जैसे मान लो तुम रास्ते जा रहे हो और तुमको एक आदमी डेली मिल रहा है, डेली मिल रहा है, वो मिल डेली रहा है, तुम नहीं पहचान पाओगे। लेकिन एक इंसान एक ही दिन मिला होगा, उससे लड़ाई हो गई हो, अब वो आज के बाद 10 साल बाद भी कहीं मिलेगा, तुम पहचान जाओगे। समझ में आ रहा है ना। तो हम क्या, हमारा काम क्या है, किसी फार्मूले के साथ हम कोई फर्जी बात ऐसे ही जोड़ देते हैं, जैसे वो बात तुम्हें उस बात से याद रहे। क्लियर है। ये भी समझो, ये कि तरीका है टीचिंग का बेटा, जैसे आपको बात समझ आ जाए। अच्छा सर ने क्या कहा था, एटम मतलब एंगस्ट्रॉम, अच्छा 1 एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10 मीटर, बात आ गई। क्लियर है, इस तरीके से। चलो कमियां पढ़ो, कमियां अच्छा बने मन से पढ़ो। देखो देखो दूसरे में कमियां निकालो अपनी, कुछ भी हो खैर कोई बात नहीं, दूसरे में कमियां निकालो, निकालो। हाँ हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, रदरफोर्ड देखो क्या कमियां थी, पढ़ो। हमारे साथ ही साथ पढ़ डालो, याद कर डालो, सब खत्म करो। पहला देखो, पहली बात देखो, इफ द इलेक्ट्रॉन्स लूजेस एनर्जी कंटिन्यूअसली द ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रम शुड बी continuous, but the actual observed spectrum consists of well-defined line of the definite frequencies. Hence, the loss of energy by electron is not continuous in the atom, in an atom. Clear है। अब दूसरी बात इनकी देखो, this theory could not explain stability of atom. अच्छा, स्टेबिलिटी ऑफ एटम कब होती, जब न्यूक्लियस वाली चीजें न्यूक्लियस के अंदर रहती और चारों तरफ घूमने वाला इलेक्ट्रॉन अपने ही ऑर्बिट में घूमता रहता, तो इनके बीच में डिस्टेंस मेंटेन होती, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी मेंटेन रहता। क्लियर है। अब जरा हुआ क्या, अब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी का लॉस कर रहा है, जब एनर्जी का लॉस किया तो इस ऑर्बिट से ये और अंदर आ गया, और एनर्जी लॉस, और अंदर, और एनर्जी लॉस, फाइनली वो क्या हो रहा है, न्यूक्लियस में आ गया, एटम खत्म। इस हिसाब से इनका पाथ कैसा हुआ, हेलिकल, जैसा होना कैसा चाहिए था, स्फेरिकल। अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, और इनटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यही तो होता है। अब देखो R हर वक्त आपका ये क्या हो रहा है, छोटा होता जा रहा है ना, छोटा होता जा रहा है ना, और जैसे R छोटा होगा अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींच के कहां आ जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर। अब बताओ तबाही मच जाएगी कि नहीं, है ना, एटम हो जाएगा, धुआं निकल जाएगा एटम से, एटम खराब। तो बताओ स्टेबिलिटी को बता पाए, नहीं बता पाए। अब तो सब बातें फील होती होंगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं। चलो आगे देखो, अकॉर्डिंग टू इनके व्यवहार क्या है, ये मित्र हैं, व्यवहारी हैं, है ना। हाँ, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इलेक्ट्रॉन लूजेज इट्स एनर्जी कंटिन्यूअसली, लगातार, इन द फॉर्म ऑफ किसके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अभी रश्मि मैम आएंगी, कौन आएंगी, रश्मि मैम, आगे भी आएंगी इसी चैप्टर में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द इलेक्ट्रॉन शुड लूज एनर्जी एट एवरी टर्न, यानी हर चक्कर में एनर्जी का लॉस करेगा, तो किसके करीब आता जाएगा, न्यूक्लियस के, है ना, टर्न, एंड मूव क्लोजर एंड क्लोजर टू द न्यूक्लियस फॉलोइंग कौन सा पाथ, स्पाइरल पाथ। ठीक है। द अल्टीमेट रिजल्ट विल बी दैट इट विल
फॉल इनटू न्यूक्लियस। यही कहानी तब से हम आपको बता रहे थे। पाथ इनका याद रखना, ठीक है, देयर बाय मेकिंग द एटम अनस्टेबल। बताओ आपको ये बात महसूस हुई, क्लियर है? एक बार इनका मॉडल देख लो, फिर अब हम लोग देखो नए टॉपिक पे आ गए। क्लियर है? देखो हम लोग यहीं पे थे, है ना? चलो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। किसका भैया? हाँ हाँ बताओ, बताया करो तुम बेटा, सब लिखा है। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, सब में एस लगाओ। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है? चलो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अब हम लोग कैलकुलेट कर लें। जगह इतनी ही है ना? जगह इतनी ही है ना? बस ठीक है। तो एक काम करो, अब जो बेसिक क्लासें पढ़े होंगे उनको पता चल गया होगा ये कि तुम बहुत पहले पढ़ा दिए थे। याद आ रहा? हाँ। तो अच्छा ये बताओ, अच्छा ये कोई यदि हम ये कोई एक हमने एक एटम लिखा x, अच्छा यहां क्या होता है z, यहां क्या होता है, अच्छा क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? दोनों बातें सेम हैं। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखो, अब बहुत ध्यान से देखो। जैसे यहां पे हम लिखें x, है ना बेटा, और यहां पे हम लिखने जा रहे हैं x प्लस, और यहां पे हम लिखने जा रहे हैं x माइनस। क्लियर है? ये जरा तीन छोटे छोटे कॉलम बनाओ। ये क्या है? न्यूट्रल एटम। इसके नीचे लिख लेना, क्या लिखोगे? न्यूट्रल एटम। ये क्या लिखोगे? देखो, पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम, है ना? ये क्या लिखोगे? नेगेटिवली चार्ज्ड एटम। अच्छा देखो, सारे बच्चों के पास यहां पे जगह होगी, पक्का है? होगी? अरे हाँ होगी, होगी और क्या, है ना? केमिस्ट्री में प्लस का मतलब क्या होता है? गरीब, और माइनस का मतलब क्या होता है? अमीर। ये बात हम बार बार पढ़ाते हैं, और यही गरीब अमीर समझ गए तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल समझ जाओगे। समझ रहे हो? तो अच्छा बताओ, जो अपनी केमिस्ट्री होती है ना, केमिस्ट्री का पैसा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। आज के बाद एक इलेक्ट्रॉन को क्या मानोगे? 1 रुपया। लिखते चलो, लिखते चलो। मतलब केमिस्ट्री ऐसी पढ़ो महसूस हो तुम्हें, नहीं समझ रहे हो? अभी हम वही लाइनें तुमको पढ़ाते रहे केमिस्ट्री, तुम सीख ना पाओगे केमिस्ट्री। फिर टीचिंग नहीं, ट्रांसलेशन शुरू हो जाएगा कि एनसीईआरटी का अंग्रेजी का अनुवाद मास्टर साहब हिंदी में बता रहे हैं। इट इज नॉट टीचिंग, इट इज ट्रांसलेशन। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा ये एक इंसान ए है, एग्जाम्पल लिख लो। ये एक इंसान क्या है? ए से आपने 1 रुपया ले लिया। इस इंसान से माइनस का मतलब क्या है? इससे 1 रुपया ले लिया। 1 रुपया क्या? 1 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ ये इंसान अमीर होगा गरीब? गरीब। और कितना गरीब? 1 रुपया गरीब। तो 1 को प्लस आ गया। जब किसी एटम से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो उसके ऊपर 1 प्लस आ जाएगा। क्लियर है? और मान लो इसी इंसान को आप 1 रुपया दे दो, तो बताओ ये 1 रुपया अमीर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ए माइनस। बस ये एग्जाम्पल आप लिख लो तो आपको प्लस माइनस का समझ आ जाएगी, है ना? अच्छा बताओ, जैसे तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन आ गए तो तुम अमीर, और इलेक्ट्रॉन तुमसे निकल गए तो गरीब। और जितना इलेक्ट्रॉन तुमसे निकलेगा उतना तुम पे प्लस चार्ज आ जाएगा, और जितना इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास आएगा उतना तुम्हारे ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। माइनस किसका साइन है? अमीरी का। बेटा समझ आ रही बात? सवाल लगाए थे दोनों, जोड़ घटाना कर लिए थे? बताओ बेटा, इधर हो गया था सबका? कुछ गड़बड़ हो तो बोल देना बेटा, और हम ही से बोलना, है ना?
क्योंकि कमी हम ही सुधारेंगे, चलेगा। अच्छा, ये अमीरी गरीबी वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये देखो बंदा ए है, ए से 1 रुपया निकल गया, ए 1 रुपया गरीब हो गया। अच्छा, मान लो यहां से हम कहते ए और यहां लिख देते 3e, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देते तो यहां क्या हो जाता, 3 प्लस का निशान लग जाता। और यहां मान लो हम इसको 3 इलेक्ट्रॉन दे देते तो यहां क्या लग जाता, 3 माइनस का निशान लग जाता। क्लियर है? इतना समझ में आ गया सबको? अब आ जाओ यहां, देखो अब सारे बच्चे बहुत ध्यान से देखना। पहली बात, कौन सी बात? पहली बात देखो। अच्छा, यहां पे क्या लिखा है, यहां पे इसका क्या है ए, और यहां पे क्या, यहां पे क्या है जेड, यहां पे ए, यहां पे जेड, यहां पे ए, यहां पे जेड और यहां पे ए। अच्छा, यहां पे मान लो ये क्या है जेड और ये क्या है ए, ये क्या है जेड और ये क्या है ए, ये क्या है जेड और ये क्या है ए। बना लो सब में। क्लियर हुआ? अच्छा, पहला सवाल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा सवाल नंबर ऑफ प्रोटॉन। तीसरा सवाल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। निकालने हैं आपको। क्या निकालना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आपका एटम कैसा है? एक्स, न्यूट्रल है ना। तो जब एटम आपका न्यूट्रल हो तो उस एटम के पास उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे जितना उसका जेड होगा। उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? उसके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे जितना उसका जेड होगा। रात में कितने बजे तक पढ़ रहे हो? हाँ है? 2 बजे। और उठते क्या बजे हो? हाँ, तभी तुम बेटा समझ रहे हो, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की खपत कर रहे हो। क्लियर है? अगली बात हाँ, अगली बात देखो, अगली बात क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये भी किसके बराबर होते हैं? जेड के। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये किसके बराबर होते हैं? ए माइनस जेड, ए माइनस जेड। लिखो बेटा, लिखते रहो। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने के फार्मूले आ गए, और सारे बच्चे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का यहां निकालने का फार्मूला सीख लें। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फार्मूला होता है जेड प्लस माइनस चार्ज। ये लिखो बेटा, इसी जगह पे लिखो, इसी के नीचे लिखो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फार्मूला क्या है? जेड प्लस माइनस चार्ज। लिखो बेटा, और इसको हाईलाइट कर लो। ये फार्मूला हम आपको पीछे लिखा चुके हैं, है ना, प्लस माइनस चार्ज। क्लियर है? अच्छा, एक बात बताओ, यहां हमने जेड रखा और इसके ऊपर देखा कोई चार्ज नहीं, तो यहां पे प्लस माइनस के आगे क्या आ जाएगा? 0। तो इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होंगे? जेड के बराबर। क्लियर है? अब आ जाओ यहां, पहला यहां निकालना क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है आपको। फार्मूला आपके पास क्या है? जेड प्लस माइनस चार्ज। यही तो फार्मूला है। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, जेड। क्लियर है? अच्छा, एक बात बताओ, प्लस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन आए के इलेक्ट्रॉन चले गए, चले गए, है ना। अब या तो ऐसे लगा लेना, या तो यहां प्लस लिखा हो तो यहां माइनस कर देना, यहां माइनस लिखा हो तो यहां प्लस कर देना। कौन सा ज्यादा इजी याद रहेगा आपको? यहां प्लस लिखा हो तो यहां माइनस कर देना, और यहां माइनस लिखा हो तो यहां प्लस कर देना। याद रहेगा? हाँ, तो बताओ क्या करोगे? माइनस क्या लिखोगे? 1। अरे एक ही तो प्लस का चार्ज है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? जेड माइनस 1। क्लियर हुआ? नहीं 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 समझे, नहीं समझे। अब देखो, यहां हमने लिखा प्लस माइनस चार्ज। यदि यहां प्लस लगा हो तो यहां माइनस कर दो, और यहां माइनस लगा हो तो यहां प्लस कर दो। यहां से यहां उल्टा करना है, या कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझो कि यहां से इलेक्ट्रॉन चले गए हैं ना,
प्लस का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इलेक्ट्रॉन कम हो गए ना, तो जेड में से उतने ही माइनस कर दो। ये बात समझ में आई? क्लियर हुआ कि दो बातें बताई, दोनों में घूम गए। अच्छा क्या लग रहा, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से गया ना, यदि ये प्लस नहीं होता तो जेड इलेक्ट्रॉन हमेशा जेड के बराबर होते, और यदि इलेक्ट्रॉन चले गए तो जेड में से कुछ कम हो गए ना, कितने कम हो गए, एक। क्लियर है? दूसरी बात, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑलवेज होते हैं जेड के बराबर, चाहे एटम के ऊपर प्लस का निशान लगा हो, माइनस का लगा हो, कुछ भी लगा हो, उससे मतलब नहीं। क्लियर है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, बताओ फार्मूला क्या होगा, ए माइनस जेड। लिखो ए माइनस जेड। अच्छा एक बात बताओ, क्या हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे चार्ज का असर दिखा, क्यों नहीं दिखा? हमने कहा प्लस माइनस का असर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पे दिखा, नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा? बिकॉज ये दोनों न्यूक्लियस में हैं, बिकॉज ये दोनों न्यूक्लियस में हैं। तो न्यूक्लियस वाले लोगों पे प्लस माइनस का कोई असर नहीं होता। क्लियर है? अच्छा यहां आ जाओ, पहला सवाल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फार्मूला क्या है बताओ, जेड प्लस माइनस चार्ज। तो जेड, बताओ माइनस का मतलब क्या है, इस बंदे के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, और आ गया का मतलब प्लस, प्लस वन। क्लियर है? तो अच्छा दूसरी बात, नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन को बताओ फार्मूला क्या लिखेंगे, हमेशा जेड के बराबर, है ना। तीसरी बात, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, ए माइनस जेड। एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दो तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल आएंगे। ये जनरल फार्मूला हमने लिखा है प्लस माइनस, जैसे ये अच्छा यहां आप कह रहे हो मतलब इतना हमारा ये जनरल फार्मूला है, ये इसके लिए नहीं, इसके लिए तो बस इतना है, ये एक हमारा जनरलाइज्ड फार्मूला है, यानी ये फार्मूला प्लस वाले के ऊपर भी लगेगा, माइनस वाले के ऊपर भी लगेगा, इसलिए मैंने इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखा, इसीलिए यानी प्लस माइनस दोनों लिए। यदि हम इसमें प्लस ले लेते तो ये सिर्फ निगेटिव के लिए सही होता, माइनस ले लेते तो ये सिर्फ पॉजिटिव के लिए सही होता। तो हमने प्लस माइनस इसलिए लिखा कि पॉजिटिव निगेटिव दोनों स्पीसीज में हमारा ये फार्मूला लगे। क्लियर है? और वैसे आप समझो, अब मेरी बात को समझो, इसको एक साइड करो, अब जो मैं बोल रहा हूं उसको थोड़ा महसूस करो। देखो किसी एटम के ऊपर जितना प्लस होगा, बोलो किसी एटम के ऊपर जितना प्लस होगा उतने ही उसके इलेक्ट्रॉन कम होंगे। क्लियर है? किसी के ऊपर जितना माइनस होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके पास ज्यादा होंगे। क्लियर है? और यदि न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा जेड के बराबर होंगे। क्लियर है? यानी न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन किसके बराबर, जेड के बराबर, और यदि इसमें प्लस आ जाए तो जेड माइनस जितने हो, और यदि माइनस आ जाए तो जेड में वही इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। क्लियर हुआ? अब चलो इसके नीचे एक सवाल लिखो, लिखो कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। फिर उसके बाद वो सवाल लगाना, पहले यहां लिखो एक सवाल लिखो, ये वाले सवाल बाद में लगाना, पहले एक मेरे हिसाब से लिखो सवाल, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन Na प्लस एंड Mg प्लस प्लस एंड ऑक्सीजन माइनस। एक प्लस वाला भी हो जाए और एक एंड लगा दें, क्या ज्यादा तो नहीं हो जाएगा? चलो बस ठीक, इतने लिखो। अच्छा सुनो बेटा, इनके दोनों बातें हम बता दें, इसका जेड है 11 और इसका ए है 23, है ना।
इसका जेड है 12 और ए है, बताओ बेटा, 24। इसका जेड है आपका 8 और इसका ए है 16। सबका ए और जेड हमने आपको बता दिया और सबके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपको बताने हैं। क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहले हमने क्या लिखा? Na+। अच्छा इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? यदि यह न्यूट्रल होता तो जेड के बराबर होते। अच्छा जेड हमारा इसका कितना है? 11। तो यहां लिखे, क्या लिखेंगे? 11। और एक इलेक्ट्रॉन चला गया -1, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। देखो सब छोड़ो, बताओ इलेक्ट्रॉन हमेशा किसके बराबर होते? जेड के बराबर। अब ये देख लो कि प्लस है कि माइनस। प्लस है तो इलेक्ट्रॉन चले गए और माइनस है तो इलेक्ट्रॉन आ गए। क्लियर है? तो हमने यहां क्या लिखा? Z-1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया। अच्छा बताओ प्रोटॉन बराबर फार्मूला क्या होगा? हमेशा जेड के बराबर, तो आंसर क्या होगा? 11। न्यूट्रॉन का फार्मूला क्या है? A-Z। बताओ इसका A कितना है? 23 और जेड कितना है? 11। तो न्यूट्रॉन कितने आ गए? 12। चाहे फार्मूला लगाओ प्लस माइनस, चाहे ना लगाओ, देखो न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन जेड के बराबर होते हैं, है ना? और प्लस हो गया तो उतने ही इलेक्ट्रॉन कम कर दो, माइनस हो गया तो उतने ही इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, बस बात खत्म। अच्छा बताओ Mg++ में बताओ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अच्छा बताओ इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 12। तो 12 और कितने प्लस के निशान है? 2, -2, तो इलेक्ट्रॉन कितने? 10। प्रोटॉन हमेशा कितने? जेड के बराबर। जेड कितना? 12, है ना? अच्छा न्यूट्रॉन क्या होगा? A-Z। ए कितना है? 24। जेड कितना है? 12। आंसर आ गए 12। ये देखो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बेटा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैलकुलेशन आना चाहिए कि पता लगे एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ही कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो। समझ रहे हो? तो ये समझ लो कि आपके साथ हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती। समझ रहे हो? हाँ, क्या पढ़ा रहे? एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्या नहीं निकाल पा रहे हो? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो बहुत बड़ी। समझ रहे हो ना? अच्छा इतना आ गया। अच्छा बताओ प्लस माइनस चार्ज का असर किस पे नहीं होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पे। किस पे असर होता है? इलेक्ट्रॉन पे। अच्छा मान लो जैसे लिखा A-3, तो -3 क्या सिखा रही है? कि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से आए और हमने कहा A जो एलिमेंट है उसका Z है 23, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 26। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 26, 26। क्लियर हुआ? पक्का? अब आ जाओ ऑक्सीजन को पास निकाल लो। ऑक्सीजन माइनस, है ना? बताओ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हमेशा जेड के बराबर होते हैं। जेड इसका कितना है? 8 और 8 एक माइनस का मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 9। प्रोटॉन किसके बराबर होगा? हमेशा जेड के बराबर। इसका जेड कितना है? 8। अच्छा न्यूट्रॉन किसके बराबर होंगे? A-Z। इसका A कितना है? 32 और जेड 16 है और कितना है? 8। तो आंसर कितना आ गया? 8। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया? अब हम चाहेंगे, ये सवाल आ गया है ना? देखो क्या लिखा है? इन A-3, इन किसमें आपको देखना? A-3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18। A-3 के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18 एंड मास नंबर है 31। क्लियर है? देन फाइंड जेड एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। 15, 15, 16। वेरी गुड, सब लोग लगाओ लेकिन मेहनत करो। अच्छा एक बात बताओ, ये कहा गया है कि A-3 के पास इलेक्ट्रॉन है 18 और इसका A है 31, ये आपको गिवन है ना? क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फार्मूला क्या पढ़ा? Z+- चार्ज पढ़ा या नहीं? हाँ या ना?
हमने बोला था यहां यदि प्लस हो तो यहां माइनस कर देना, यहां माइनस हो तो यहां प्लस कर देना, है ना। अच्छा एक बात बताओ, तो ये फार्मूला इसके लिए क्या बनेगा, क्या बनेगा, जेड और +3, हाँ या ना, बताओ बताओ। क्योंकि यहां कितना चार्ज है, -3, तो यहां चार्ज की जगह क्या आ जाएगा, +3। हमने बोला था बेटा इसमें माइनस लगा हो तो यहां प्लस कर लेना, और यहां प्लस लगा हो तो यहां माइनस कर लेना, समझ रहे हो। नहीं तो बताओ फिजिक्स का क्या होगा। पता लगे यही नहीं समझ पा रहे हैं, प्लस की जगह माइनस करना, माइनस की जगह फिजिक्स, माइनस की जगह प्लस करना, तो फिजिक्स का क्या होगा। समझने वाली बात है, क्लियर है। अच्छा देखो, ये माइनस क्या कह रहा है कि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से आए, और आए का मतलब प्लस, क्लियर है। अच्छा बताओ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 18, जेड हमें निकालना है और +3, है ना। इसको इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, 18 - 3 = जेड, तो जेड बराबर कितना आ गया, 15, पहला आंसर आ गया। आया, तो इसके पास जेड कितना है, 15। अब आपसे क्या पूछा, जेड आपको मालूम पड़ गया, प्रोटॉन, अरे हमेशा प्रोटॉन जेड के बराबर ही होते, तो बताओ प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, 15। दूसरा भी निकल आया, न्यूट्रॉन, है ना। अच्छा न्यूट्रॉन का फार्मूला अभी हमने क्या पढ़ा, A-Z, A-Z अभी पढ़ा। अच्छा ए कितना दिया गया है, 31, और जेड कितना है, 15, तो बताओ आंसर कितना आ गया, 16। ऐसे सवाल आएंगे आपके एग्जाम में। अच्छा ये वाला प्लस माइनस वाला फंडा सबको समझ में आया कि नहीं, क्लियर हुआ। आज घर पे जाना, फिर पढ़ना, फिर लगाना सवाल, है ना। और जो ना आए हमसे पूछना, छिपाना नहीं, क्लियर है। ये सवाल अच्छा, ये वाला सवाल हो गया, हाँ ये ना, पक्का। अब इसी बात पे ये सवाल लगाओ, 25 25 30 है, निकालना क्या है, हाँ यही बात तो सही है, हाँ लिखो। अच्छा इस सवाल को कंप्लीट करो पहले, हाँ एकदम बात मुद्दे की। तो लिखो, फॉर x + 2 मास नंबर इज 55, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 23, देन फाइंड ए एटॉमिक नंबर, ए मास नंबर। लिखो A, कैपिटल A, कॉमा Z, A, Z, कॉमा P प्रोटॉन, कॉमा E, अरे बेटा भी सवाल तो लिखो, समझ में, अभी पूरा आधा सवाल उसमें गायब है। लिखो, नहीं नहीं सवाल नहीं समझ में आया, क्या हमने सवाल बोला, पढ़ो बेटा, हम ही पढ़े दे रहे हैं। फॉर Z + 2 मास नंबर इज 55, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 23, देन फाइंड के आगे लिखो A, कैपिटल A, कॉमा Z, कॉमा P, कॉमा E, कॉमा N यानी न्यूट्रॉन, है ना, इन x - 3, इन x - 3। सवाल समझ रहे हो, ताबड़तोड़ है। हाँ A, Z, P, E, और क्या कॉमा लगाए थे, N, इन x - 3। x + 2 की ये दो बातें दी गई हैं, और x - 3 की ये बातें निकालनी है। इतना सवाल उसमें मिसिंग था। अब देखो आए आए करना शुरू, मेहनत करो, आ जाएगा, 100% आ जाएगा। देखो x + 2 की दो बातें जो हमको गिवन है, क्या है, मास नंबर इसका दिया गया 55, और इसके पास इलेक्ट्रॉन है बेटा 23, ये हमको गिवन है, ये हमको गिवन, वो हमको निकालें,
नहीं समझ रहे हो? ये हमको गिवन है, वो उधर हमें निकालना है। क्लियर है? अब हमको क्या करना है? अब हमको x माइनस 3 का क्या निकालना है? a निकालना है, z निकालना है, p निकालना है, e निकालना है और n निकालना है। सवाल समझ में पहले आया? पहले ऐसे ऐसे एक फॉर्मेट तैयार करो, इसका ये दिया गया है और इसका ये निकालना है। समझ में आ गया? और तुम्हें लगा बड़ा सरल सवाल है, आगे सवाल मिसिंग था। जिसने जेड निकाल लिया समझो महान इंसान है। 25, वेरी गुड, मतलब उसका दिमाग एकदम सटीक काम किया। हाँ हाँ, जिसका भाई जब जेड निकल आया तो फिर उसको निकालना बाकी नहीं रहा। अच्छा एक बात बताओ, आप बहुत ध्यान से देखो, आपको नहीं लग रहा कि दोनों एलिमेंट एक्स हैं? तो जो जिसका जेड होगा वही इसका जेड होगा। कभी जेड थोड़े ना बदलता है किसी का। जो इसका जेड होगा वही इसका भी जेड होगा। अरे बदलेंगे तो क्या? इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, इसका जेड निकालो क्या होगा? तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हमने जेड प्लस माइनस चार्ज नहीं पढ़ाया? क्लियर है? अच्छा बताओ, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 23। इसके पास देखो इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अच्छा अब इसका जेड हमको मालूम नहीं है। अब देखो इसके ऊपर चार्ज कौन सा है? प्लस का 2, तो यहां क्या कर दें? -2, है ना? अब ये देखो, ये इधर ले आओ 2, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा? 23 और +2 दैट इज 25, है ना? अब जरा ध्यान से देखो, क्लियर है? बोलो, जब तक एलिमेंट सेम रहेगा तब तक एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास सेम रहेगा। अच्छा अब देखो, पहला जवाब तो दिया ही था, बिकॉज एलिमेंट इज सेम। इसके आगे लिख लेना, बिकॉज एलिमेंट इज सेम। आ गया? अच्छा बताओ, इसका जेड क्या होगा? क्योंकि एलिमेंट सेम है तो जेड भी क्या होगा? बताओ, 25 पक्का है ना? बाकी के अब निकाल लो, बेइज्जती ना करवाओ। अब बेइज्जती ना करवाना। अच्छा, प्रोटॉन हमेशा किसके बराबर होते हैं? जेड के, और जेड कितना है? 25। ये आंसर आ गया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का फार्मूला क्या है? जेड और प्लस माइनस चार्ज, है ना? अच्छा, जेड कितना है? 25, है ना? और देखो इसके ऊपर निशान कैसा? -3, तो यहां क्या हो जाएगा? +3, तो आंसर कितना हो जाएगा? 28। क्लियर है? अच्छा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फार्मूला क्या है? A - Z। अच्छा बताओ, A कितना है? 55 और Z कितना है? 25, तो आंसर कितना आ गया? ये आपके जवाब हुए बेटा। और एक बार सवाल फिर से पढ़ना, है ना? जब तक एलिमेंट सेम रहेगा तब तक एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास सेम रहेगा। आपको हमने क्या सिखाया कि हमेशा प्लस माइनस का असर किस पे आता है? इलेक्ट्रॉन पे, और किसी चीज पे फर्क नहीं आता। तो आपको नहीं लग रहा जो ए इसका वही ए इसका, जो जेड इसका वही जेड इसका, है ना? जो पी इसका वही पी इसका, जो एन इसका वही एन इसका, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन अलग और इसके इलेक्ट्रॉन अलग। बस आपको अंतर कहां देखने को मिला? यहां, और बाकी सब कुछ इसी का इसका। क्लियर हुआ? तो बताओ, प्लस माइनस से किसकी सेहत पे फर्क पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन की सेहत पे कोई प्लस माइनस का असर नहीं होता है। क्लियर है? अब देखो, सवाल बड़ा भौकाली पूछे और सवाल में कोई दम था नहीं। क्लियर है?